हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 42 के बारे में। ठीक है, अगर हम भाग 42 के बारे में बात करें तो यानी कि भाग 41 तक तो पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं और आप इन सभी श्रृंखलाओं में जितने भी प्रश्न देखेंगे वो आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस श्रृंखला का आनंद लीजिए और उससे नोट्स बनाते रहिए, जिससे आप लोगों का जो आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी या पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स में ये जीएस श्रृंखला जो है बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाएं जो आप लोगों को प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करे। तो आप जानते हैं कि आप लोग इस जीएस श्रृंखला से नोट्स बनाते रहिए जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करेगा। और आप जानते हैं कि विद्यार्थी के जीवन में नोट्स ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और नोट्स ही जो है अब विद्यार्थी के जीवन की पहली सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाइए और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं समान अध्ययन श्रृंखला भाग 42 के पहले प्रश्न पर। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं। ये भारत सरकार की योजनाएं हैं और पूछा गया किस वर्ष में ये पारित हुई थी। ठीक है, यानी कि किस वर्ष में लागू की गई थी। तो आप जानते हैं आयुष्मान भारत 2018 का है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना 2020, ये 2020 का नहीं है, ये आप लोगों का है 2019 का। ठीक है, तो भारत सरकार की योजनाएं हैं, आप योजनाओं के बारे में याद रखिए। और अटल जल योजना जो है आपका भूमिगत जल से संबंधित है, 2019 का। स्वामित्व योजना आप देखेंगे एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आया था ग्रामीण क्षेत्र में, ये 2020 का है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना ये महिलाओं से संबंधित है, लड़कियों से संबंधित है। ठीक है, उनको इंडिपेंडेंट बनाने की बात की जाती है इसमें। फिर उसके बाद आयुष्मान भारत ये आपका स्वास्थ्य से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, 2018 की योजना है। तो आप सभी योजनाओं से एक नोट्स बनाइए और उसको अपने नोट्स में दर्ज करिए। अगर आप लोग उसके नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग चैनल जुड़ जाए। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले एकदम, और जो लोग पुराने हैं वो लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और भी लोगों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे हम लोग और भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये योजना है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना 2019 की है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आपके महिलाओं में आत्मनिर्भर बनाने की बात की जाती है और इसमें स्कॉलरशिप देने की भी बात की जाती है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें जो है आप लोगों का सही है। तो इस तरह से आप लोग नोट्स बनाते रहिए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। और योजनाओं से प्रत्येक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे आप आईएएस का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वनडे एग्ज़ाम दीजिए, दोनों एग्ज़ाम्स में योजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कन्या सुमंगल योजना। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? कन्या सुमंगल योजना किस राज्य का है? ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है कि निम्न में से कौन सा राज्य है जिसने कन्या सुमंगल योजना को लागू किया है। महाराष्ट्र है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है। तो आप जानते हैं कि हम जो ये इस कन्या सुमंगल योजना ये उत्तर प्रदेश का है आपका। तो हम आपको बता देते हैं कि इन सभी राज्यों में से एक एक योजनाओं के बारे में बता दे रहे हैं और कौन सी योजना कब लाई गई थी, किस सन में, उसको हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो इनका है कन्या सुमंगल योजना। एक एक वैसे तो राज्यों से संबंधित बहुत सारी योजनाएं होती हैं, तो हम एक एक योजना के नाम बता दे रहे हैं। ये जो योजनाएं हम बताएंगे आपको, ये सारी की सारी जो हैं कुंवारी महिलाओं से संबंधित है, लड़कियों से संबंधित है। ठीक है, कन्या सुमंगल योजना। ठीक है, कन्या सुमंगल योजना की शुरुआत हुई थी, देखेंगे 7 फरवरी 2019 को, 7 फरवरी 2019। फिर उसके बाद हम बात करते हैं झारखंड की। चलिए झारखंड ही बात कर लेते हैं पहले।
झारखंड में अगर योजना की अगर हम बात करें तो तेजस्विनी योजना, ये भी आपका महिलाओं से ही संबंधित है। तेजस्विनी योजना, ठीक है। ये सारी योजनाएं आप लोग नोट डाउन करते चलिए, सन को नोट डाउन करते चलिए, जिससे आप लोगों का योजनाओं से भी प्रश्न कंप्लीट होते चले। और यह बात किया गया था झारखंड के बजट 2015-16 में, ठीक है। 2015-16 वाले बजट में झारखंड में बात किया गया था, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि उस समय जो बजट पेश की थी वित्त मंत्री झारखंड की कौन थी और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, अगर हम महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र की जो योजना है माझी कन्या भाग्यश्री योजना, ठीक है। माझी, आप माझी द माउंटेन मैन से मत लीजिएगा इसको, ये क्योंकि ये महाराष्ट्र की योजना, माझी द माउंटेन मैन बिहार में थे। तो माझी कन्या भाग्यश्री योजना। आप लोग योजनाओं से सूचियाँ बनाइए, एक ऐसी सूची बनाइए जिसमें भारत सरकार की सारी योजनाएं हों। आप जिस राज्य में रह रहे हैं उसकी योजनाएं, आसपास के पड़ोसी राज्यों की योजनाएं हों। अगर आप बना ले रहे हैं तो बना लीजिए, और नहीं तो आप चैनल से जुड़ जाइए। आप लोगों को सारी योजनाएं जो हैं हम यहीं पर कंप्लीट करा देंगे। और योजनाओं से प्रत्येक एग्ज़ाम में आप लोगों को एग्ज़ाम प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो जिससे आप लोगों को योजनाओं से भी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। ये है आपका 8 मार्च का है 2015 में, ठीक है। महाराष्ट्र की योजना है 8 मार्च 2015 में इसको लागू किया गया था। अगर हम दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली तो देश की राजधानी है, न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली जो है राजधानी है। और यह है जय भीम मुख्यमंत्री योजना, ठीक है। जय भीम मुख्यमंत्री योजना, इसमें भीमराव अम्बेडकर का नाम दिया गया, तो आप इसको आदिवासी क्षेत्र से मत लीजिएगा, क्योंकि ये एनसीआर की योजना है, दिल्ली एनसीआर की, ठीक है। दिल्ली राज्य की केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसकी योजना है। तो आप इसको या तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ यहाँ से मत जोड़िएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग एकदम ध्यान से नोट डाउन करते रहिए। ये 2019 की योजना है, तो आप इन सभी योजनाओं को और राज्यों से संबंधित हैं उसको नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। और नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग एग्ज़ाम कैसे देंगे, ठीक। नोट्स बनाइए और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए, और सही दिशा निर्देशन में नोट्स बनाइए, ठीक है। नहीं तो वैसे तो पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। कहाँ कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसके बाद आंसर देने की कोशिश करिएगा पहले, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सूर्य की ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो परमाणु बम जो है आपका नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, ठीक है। और नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो हल्के परमाणु मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन के दो हल्के परमाणु मिलकर हीलियम में बदलते हैं, उसी को हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है कि दो हल्के परमाणु मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर आप देखिए कि नाभिकीय संलयन में आप देखेंगे कि सूर्य की ऊर्जा में हीलियम का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन बम में हीलियम का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को समझना चाहिए कि ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की क्रिया क्या होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप लोग नोट्स बनाते रहिए और सुनकर जो चीज़ें हैं उसको भी थोड़ा सा लिखते रहिएगा, तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का नोट्स जो है बेहतरीन तरीके से तैयार होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पटना पक्षी विहार जो है वो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में अवस्थित है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में अवस्थित है। गोंडा, हमीरपुर, एटा, बलिया, ये चारों ज़िले हैं आपके उत्तर प्रदेश पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि कुल 75 ज़िले हैं, और उसमें देखेंगे कि बहुत सारे पक्षी विहार हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है।
तो इन चारों जिलों में हम एक एक पक्षी विहार का नाम आप लोगों को बता दे रहे हैं और आप लोग पक्षी विहार से नोट्स बनाइए। बहुत सारे पक्षी विहार भारत में पाए जाते हैं, वो उससे प्रश्न बनाए जाते हैं, मिलान करने के लिए दे देता है। फिर उसके बाद स्थापना वर्ष पूछ लेता है, फिर उसके बाद किस राज्य में है अवस्थित है वो भी पूछ लेता है, किस ज़िले में अवस्थित है ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इस तरह से अब जो विशेषताएं हैं उनकी वो भी पूछ लेता है। तो लोग उस तरह से नोट्स बनाते रहिए और एक सूची तैयार कीजिए जो पक्षी विहार से संबंधित हो। अगर आप लोग कर ले रहे हैं ठीक है, नहीं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ जीएस का पोर्शन जो है आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दूंगा इस तरह से ऑब्जेक्टिव के रूप में, जो आपके प्रत्येक एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो अपने नोट्स को तैयार कीजिए और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, तभी वो आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा। चलिए बात करते हैं, हम पहले शुरुआत करते हैं प्रश्न से ही। ठीक है, तो पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार की बात करते हैं। यह है आपका एटा ज़िले में, उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में, यानी कि आप लोगों को आंसर मिल गया, एटा ज़िले में अवस्थित है। तो ये बनाया गया था 1990 ईस्वी में, उसी 1990 ईस्वी में कहिए चाहे सन में कहिए, तो हम यहाँ पे ईस्वी लिख दे रहे हैं, या सन 1990 कहिए, उस तरह से भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं गोंडा ज़िले की। ठीक है, तो पटना पक्षी विहार हो गया, और गोंडा की अगर हम बात करें तो गोंडा में है पार्वती अरंगा पक्षी विहार। ठीक है, पार्वती अरंगा पक्षी विहार, ये पाया जाता है आपका कहाँ पर है, गोंडा ज़िले में। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, नोट बनाते रहिए। और यह भी बनाया गया था आपका 1990 में। ठीक है, सन 1990 में बनाया गया था। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमीरपुर के, तो विजय सागर पक्षी विहार। ठीक है, विजय सागर पक्षी विहार। ठीक है, ये कहाँ पर अवस्थित है, ये आप लोगों का है हमीरपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में, हमीरपुर ये भी बनाया गया था आपका 1990 में। अगर हम बलिया की अगर बात करें तो बलिया आप लोगों का उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला माना जाता है। ठीक है, तो यह है सुराहा ताल पक्षी विहार, यहाँ पर है सुराहा ताल पक्षी विहार। ठीक है, कम से कम अपने ज़िले के तो नोट्स बना ही लीजिए कि पक्षी विहार जो है अपने ज़िले में, तो उसको अगर आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे तो आप लोगों को स्टेट पीसीएस देने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इससे प्रश्न बनाए जाते हैं। और ये बलिया में बनाया गया था सुराहा ताल पक्षी विहार 1991 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट से बनाते रहिए और सन लिखते रहिए, पक्षी विहारों के बारे में लिखते रहिए, और आप लोग चैनल से जुड़ते रहिए, वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें कंप्लीट करा देंगे हम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यानी कि स्थापना वर्ष में जो सबसे पहले स्थापना हुआ था वो पूछा जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये चारों के चारों सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं। और अगर हम बात करें काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, तो इसको सर्व विद्या की राजधानी बोला जाता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो अगर उत्तर प्रदेश सबसे पुराना इसमें इनमें से देखा जाए तो इलाहाबाद की स्थापना सबसे पहले हुई थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। तो चलिए हम एक शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बता दे रहे हैं कि किसकी स्थापना कब हुई थी। अगर बीएचयू की अगर हम बात करें, हम इस तरह से लिख दें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो लोग समझ जाइएगा। तो ये हुआ था 1916 में, मदन मोहन मालवीय के द्वारा बीएचयू की स्थापना हुआ था। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है, लेकिन सीएचएस जो है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल जो है, उसकी स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, वो बीएचयू से पहले बना था। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है, सीएचएस है बनारस में, उसकी स्थापना एनी बेसेंट ने किया था, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पहले स्थापित हुआ था। ठीक है, अगर एएमयू की हम बात करें,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू, ठीक है। तो एएमयू की स्थापना तो बहुत पहले हुआ था, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम पड़ा इसका 1921 ईस्वी में, ठीक है। 1921 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पड़ा और बीएचयू को बोला जाता है सर्व विद्या की राजधानी। यहाँ पर हर एक चीज़ की पढ़ाई होती है, ठीक है, सर्व विद्या की राजधानी, ठीक। बीएचयू में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पर इसमें पढ़ाई नहीं होती है। अब कोई भी चीज़ पढ़ना चाहेंगे, चाहे इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ना चाहें तो वो भी इसमें पढ़ाई होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सर्व विद्या की ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर पढ़ी जाती हैं, सर्व विद्या की राजधानी। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना पहले स्कूल के रूप में हुआ था, ठीक है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में हुआ था। तो फिर उसके बाद आप देखिए कि एलयू की अगर हम बात करें, लखनऊ यूनिवर्सिटी की, ठीक है, एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी की काफ़ी बाद में हुआ था, 1921 के लगभग में हुआ था इसका भी स्थापना 1921 ईस्वी में। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल शायद होते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो हैं वो आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद एयू की हम बात करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, अगर एयू की अगर हम बात करें तो एयू की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में, ठीक है, 1875 ईस्वी में। सोचिए कि ये सोचने वाली बात है कि कांग्रेस से पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई थी, ठीक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उससे 10 साल पहले ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पूर्व का ऑक्सफोर्ड, पूर्व का ऑक्सफोर्ड इसको बोला जाता है, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूरब का ऑक्सफोर्ड बोला जाता है, ठीक। तो इस तरह से उपनामों से भी अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वो भी आप लोग नोट डाउन करते चलिए। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं, आपके राज्यपाल होते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना एक कॉलेज के रूप में किया गया था, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस तरह से नाम था शायद इसका। और इसकी स्थापना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था, जो बाद में चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। सर सैयद अहमद खान ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, वहाँ पर देखेंगे कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था, वही जाकर आपका बाद में 1921 ईस्वी में उसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पड़ा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, उसकी स्थापना 1916 में किया गया है और इसको सर्व विद्या की राजधानी भी बोला जाता है, ठीक है। तो पढ़िए तो एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी रखिए, जिससे आप लोगों को अगर प्रश्न कभी पूछ दे तो वहाँ पर आप लोग भटके नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत देश में गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? किसको गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ठीक। तो आप जानते हैं कि भारत की राष्ट्रीय नदी जो है अब गंगा नदी कहलाती हैं और गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख से निकलती हैं, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। क्योंकि गोमुख से आप देखेंगे कि भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में आप देखेंगे कि भागीरथी से जब अलकनंदा नदी मिलती है उत्तराखंड में तो वहाँ पर गंगा नदी का निर्माण होता है। यानी कि गंगा कहाँ से बनती है? देवप्रयाग से। क्यों बनती है? क्योंकि वहाँ पर भागीरथी नदी से अलकनंदा नदी आकर मिलती है देवप्रयाग में, ठीक है। और अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर देवप्रयाग स्थित है और भागीरथी नदी जो है आपका गोमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर जिसको बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गंगा नदी को 7 नवंबर, 6 नवंबर, 5 नवंबर दिया गया, सन एक ही है 2008। तो 4 नवंबर 2008 को आप देखेंगे कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न थे, क्योंकि आप देखेंगे कि समीक्षा अधिकारी को लेकर हम लोग पेपर बना रहे हैं, तो समीक्षा अधिकारी में यूपी स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को यूपी स्पेशल के रूप में आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, बांग्लादेश से वहाँ पर वो मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और गंगा नदी के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स में बात किया है, विस्तार से बात किया है, तो आप लोग वहाँ पर जाइए, उसको देखिए, पूरे एकदम लेक्चर को सुनते रहिए, जिससे आप लोगों का जीएस एकदम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है,
ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि विधि के प्राधिकार की बात की जा रही है कि बिना किसी कानून के अगर कोई कर लगाया जा सकता है तो वो अवैध है, और या एकत्रित किया जा रहा है तो वो भी अवैध है। ठीक है, यानी कि कानून होना चाहिए कर लगाने के लिए, और कानून होना चाहिए कर एकत्रित करने के लिए। जैसे भारत में एकल कर प्रावधान है, जीएसटी का प्रावधान है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, तो ये आपका स्टेट जीएसटी भी होता है, फिर उसके बाद सेंट्रल जीएसटी भी होता है, आईजीएसटी भी होता है, इंटरनेशनल जीएसटी। ठीक है, तो 3-4 प्रकार के जीएसटी भारत में लगाए जाते थे। ये एकल प्रावधान है, एकल कर प्रावधान है, इसी के अंतर्गत सभी कर आ गए हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जितने भी कर थे वो सभी इसी के अंतर्गत आ गए हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर कोई कानून है तभी कर लगाया जा सकता है, अगर कोई कानून है तभी कर एकत्रित किया जा सकता है। ठीक है, और नहीं है तो नहीं होगा इस तरह से कार्य। तो विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? किस अनुच्छेद में? 4 अनुच्छेद दिए गए हैं आप लोगों को, 266 है, 300 है, 368 है, अनुच्छेद 265 है। ठीक है, ये सारे के सारे जो अनुच्छेद हैं आप देखेंगे कि संसद की कार्यवाहियों से संबंधित हैं, संसद के कार्य संचालन से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसमें से अनुच्छेद 265 जो है आप देखेंगे कि ये आपका प्रावधान करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। तो यानी कि एक अनुच्छेद तो आपका 265 तो हो चुका, इसी में प्रश्न में दे दिया है, और 3 अनुच्छेद हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर हम 266 की बात करें, अनुच्छेद 266, ठीक है, अनुच्छेद 266 क्या कहता है? यह आपका भारत और राज्यों के बीच संचित निधियों एवं लोक लेखों के बारे में प्रबंध करता है। ठीक है, भारत, यहाँ पर भारत की बात जो है ये भारत सरकार के है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात किया जा रहा है, भारत सरकार और राज्यों के मध्य या राज्यों की संचित निधियाँ। ठीक है, संचित निधि आप लोगों को पढ़ाया जा रहा होगा पॉलिटिकल साइंस में। आप देखेंगे कि संसद तो चल ही रहा है, राज्य सरकार चल रही है, शायद इस समय भारत के संविधान में सतीश सर क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग उसको अटेंड करिए और अब अपने पढ़ाई को एक सुदृढ़ता दीजिए। ठीक है, तो संचित निधियों एवं लोक लेखा का प्रावधान करता है, एवं लोक लेखा का प्रावधान करता है। ठीक, यानी कि भारत सरकार और राज्य के में जो संचित निधि उसकी और लोक लेखा का प्रावधान ये करता है 266। और फिर उसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 300 के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 300 क्या कहता है कि संघ और राज्यों के नाम से वाद एवं कार्यवाहियाँ। ठीक है, संघ एवं राज्यों के नाम से वाद एवं कार्यवाहियाँ, नाम से वाद एवं कार्यवाहियाँ। ठीक है, यही 2 अनुच्छेद आप लोगों को पढ़ने थे और आप लोग जान गए कि इन अनुच्छेदों में क्या दिया गया है। 266 में संचित निधि और लोक लेखा के बारे में बात किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के में। फिर 300 अनुच्छेद जो कहता है कि संघ एवं राज्यों के नाम से वाद एवं कार्यवाहियाँ होंगी, वो प्रावधान किया गया 300 में। और 301 में जो है 300 क, मान चलिए कि 300 और क में वो आपके प्रॉपर्टी से संबंधित है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अगर हम अनुच्छेद 368 की बात करें तो ये संविधान संशोधन की बात करता है। संविधान संशोधन की बात करता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें दिया गया है, किस प्रकार से संविधान का संशोधन होगा और किस प्रकार संविधान संशोधन किया जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को तीनों अनुच्छेद हो गए। और 265 में आप जानते हैं कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है, न ही एकत्रित किया जा सकता है।
तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं अनुच्छेदों से, आप लोग नोट डाउन करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से यह लिया गया है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। और जर्मनी से आपातकाल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए, जिससे आप लोगों का नोट्स भी बेहतरीन तरीके से तैयार होता जाए, आप लोगों का नॉलेज भी बढ़ता जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की संचित निधि से, ठीक है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य, यानी कि अनुमति लेना अनिवार्य है? कौन ऐसा है कि जो भारत के संचित निधि से निधि निकालने के लिए अपना प्रतिवेदन दे सकता है? ठीक है, और उसी के सलाह पर भारत के संचित निधि से निधि निकालना होगा। ठीक है, निधि का मतलब यहाँ से आप संपत्ति से समझ लीजिए, धन से समझ लीजिए, मुद्रा से समझ लीजिए, ठीक है, पैसा से समझ लीजिए, रुपया समझ लीजिए। तो वही पूछा जा रहा है कि भारत के जो संचित धन है उससे जो धन निकाला जाएगा वो किसके संस्तुति पर निकाला जाएगा, किसके सलाह पर निकाला जा सकता है, किसके अनुमति से निकाला जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के संसद, भारत के प्रधानमंत्री और संघीय वित्त मंत्री। हमने अभी पीछे आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि अनुच्छेद 266 के बारे में। ठीक है, ये भारत में भारत सरकार और राज्यों के में संचित निधि लेखों को प्रावधान करता है। तो भारत में अगर भारत की बात करें तो संसद से कानून बनकर आते हैं। और भारतीय संसद जो है आप लोगों को सारे कार्य करते हुए दिखेगी जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। ठीक है, तो भारत की संसद कानून बनाती है, भारत की संसद कानून बनाएगी तभी जाकर वहाँ पर भारत की संचित निधि से निधि निकाला जा सकता है। यानी कि भारत की संसद के अनुमति पर या संस्तुति पर वहाँ पर भारत के संचित निधि से संचित धन से धन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के आप लोग नोट डाउन करते चलिए, नोट बनाते रहे। कौन सा अनुच्छेद है? 266। ठीक, अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 के तहत भारतीय संसद कानून बनाएगी जिससे भारत के संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी, ठीक, कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो आप बताइए कि कौन सी है? राजस्व विभाग हो गया, व्यय विभाग हो गया, वित्तीय सेवाएं विभाग हो गया, आर्थिक कार्य विभाग हो गया। तो आप लोगों को ऑप्शन पढ़ने से क्या लग रहा है कि कौन सा हो सकता है? राजस्व विभाग तो राजस्व की देखरेख करने वाला हो गया, व्यय विभाग तो व्यय की, सरकार की व्यय की देखरेख करने वाला हो गया। वित्तीय सेवाएं, यहाँ पर अगर वित्त विभाग लिखा होता तो थोड़ा सा एक सोचने वाली बात हो जाती। यहाँ पर वित्तीय सेवाएं के बारे में बात किया जाए तो सेवा जो वित्त सेवा है उसको प्रदान करने वाला जो विभाग होता है वो वित्तीय सेवाएं विभाग कहलाता है। और आर्थिक कार्य विभाग जो है अर्थ से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं, यानी कि इकोनॉमिक से संबंधित जो कार्य भारत में किए जाते हैं वही जो है आपका बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं और बजट संसद में पेश करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो आर्थिक कार्य विभाग यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देखेंगे। और इस तरह सोचिए कि ये प्रश्न जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट पर आधारित है और आप लोगों को थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सी चीज़ें हैं जो किससे संबंधित हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आप लोगों को पीसीएस में देखने को मिल जाएंगे, आईएएस में देखने को मिल जाएंगे और वनडे एग्जाम्स में भी ये इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब तो लगभग में पूछ ही लिया जाता है क्योंकि प्रश्नों का जो लेवल है वनडे एग्जाम से लेकर आईएएस तक के वो पैटर्न ही पूरा बदल गया, प्रारूप ही बदल गया है कि थोड़ा सा हाई लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। एक पद के लिए 100 उम्मीदवार हो जा रहे हैं, तो वनडे एग्जाम्स में प्रश्न इसलिए थोड़ा सा हाई बनाया जा रहा है। और हर एक एग्जाम्स में आप देखेंगे कि 2 लेवल रख दिए गए हैं, टियर 1 टियर 2 करके। आईएएस पीसीएस में तो 3-3 लेयर होते हैं, सीजीएल में 3 लेयर होते हैं, टियर 3 तक है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग तैयारी करके चलिए कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम से वो क्वालिफाई हो जाए और आप लोग जल्द से जल्द सफल हो जाए। तो अपने नोट्स बनाते रहिए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से बनाइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में जब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि दिल्ली को राजधानी बनाने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में भारत के गवर्नर जनरल कौन था?
ठीक है। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, या दास प्रथा का अंत किस गवर्नर के जनरल के काल में हुआ है। तो गवर्नर जनरल से प्रश्न आप लोगों को पूछ लिए जाते हैं। आप लोग गवर्नर जनरल से नोट्स बनाइए, और नहीं तो आप लोग चैनल जुड़ जाइए, और वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएँ, वहाँ पर सुझाव प्रदान कर टेलीग्राम चैनल से जुड़ दी जाएँ, तो जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो हम पहले गवर्नर जनरलों के बारे में अगर बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में देखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग, हम यहाँ पर एक एक कार्य इन लोगों का लिख दे रहे हैं। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी बनी। भारत की राजधानी बनी। ठीक है। अगर कभी प्रश्न पूछ दे तो जब दिल्ली भारत की राजधानी बनाया गया तो उसके पहले राजधानी क्या था। ठीक है। उसके पहले कलकत्ता राजधानी थी। ठीक है। इस तरह से दिल्ली राजधानी बनी लॉर्ड हार्डिंग कार्य में। और देखेंगे कि देखिए कि इसी से सारे प्रश्न हैं, दिल्ली से ही। तो दिल्ली बनी राजधानी कब, 1912 में। ठीक है। 1912 में दिल्ली राजधानी आ गई थी। ठीक है। और उसके पहले क्या था, कलकत्ता राजधानी था। फिर अगर हम लॉर्ड रीडिंग की बात करें तो इनका कार्यकाल आप देखेंगे कि इनके शासनकाल में आप देखेंगे कि ये 1921 के लगभग में आए थे 1921 में आए थे, 1921 लेकर 26 तक थे। ठीक है। तो इनके शासनकाल में, और एक लोग और है लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं, इन दोनों लोगों का नाम याद रख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जब खोज हुआ था 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, तो उसमें ये भारत के गवर्नर जनरल थे, और इन दोनों में से किसी एक का नाम देगा। और लॉर्ड मेयो की अगर हम बात करें, लॉर्ड मेयो, इनके काल में आप देखेंगे कि पहली जनगणना हुई थी भारत में। पहली जनगणना, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1871 में, 1872 में। 1872 में पहली जनगणना है लॉर्ड मेयो काल में। और 1881 में आप देखेंगे कि लॉर्ड रिपन का काल है, उनके शासनकाल में व्यवस्थित जनगणना हुई थी। अगर लॉर्ड मिंटो की अगर हम बात करें, लॉर्ड मिंटो, कल हमने जीएस श्रृंखला में बताया था कि लॉर्ड मिंटो को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान देश का जन्मदाता माना है, क्योंकि इनके शासनकाल में देखेंगे कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। मार्ले वहाँ पर मंत्री हैं, भारत सचिव हैं मार्ले, और मिंटो वहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल हैं। ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार, और इसमें क्या कहा गया था, ये आया था 1909 में। ठीक है। और इसमें क्या कहा था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, यानी कि अब देखेंगे कि पृथक निर्वाचक मंडल लाया गया था। ऐसा कहा गया था इसमें अधिनियम में कि पृथक निर्वाचक सबके लिए है, लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक दिया गया था। तो इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को कहा कि ये पाकिस्तान के जन्मदाता हैं। ठीक है। अब ये जो है सही बात है कि आप देखेंगे कि 1905 में तो बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन जब होता है, इसको इस तरह से बांटा जाता है कि पूर्वी बंगाल में जो वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, पश्चिमी बंगाल में आपके मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए थे। तो अब उसी समय देखेंगे कि 1906 में ही ढाका में ही सलीमुल्लाह खां है, मोहसिन उल मुल्क है, वकार उल मुल्क है, आगा खां है, इन चारों ने मिलकर वहाँ पर देखेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। ठीक है। और उस समय जो ढाका के नवाब थे मोहम्मद सलीमुल्लाह खां, उनके सलाह पर ढाका में आप देखेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और उसका उद्देश्य था कि मुस्लिमों के हितों को संरक्षण दिया जाए। और 1907 में बंगाल विभाजन को लेकर ही और मुस्लिम लीग की स्थापना को लेकर ही आप देखेंगे कि कांग्रेस में फूट पड़ जाती है सूरत में, और रास बिहारी घोष थे यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1907 में सूरत अधिवेशन के। ठीक है। तो कांग्रेस वहाँ पर दो गुटों में बढ़ती है, और वहाँ पर आप देखेंगे कि उदारवाद उग्रवाद में बढ़ जाती है। और 1909 में देखेंगे कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की जाती है, और
उसी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाती है। तो वहीं पर आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने पूरा फूट डालो राज करो की नीति का खुलेआम तौर पर वहाँ पर समर्थन किया है और अंग्रेज़ों के द्वारा जो पार्लियामेंट सुधार लाया गया था जिसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की जा गई थी, वही आपके भारत की जो विभाजन की जो पहली सीढ़ी है वहीं पर है। वैसे बीज जो बोया गया भारत के विभाजन का वो बंगाल विभाजन में ही बोया गया था। ठीक है, ये आप सोच कर देखिए उसको, उस घटना को एक बार। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। हमने आपको बहुत सारी बातें बताई और आप लोग सुनकर उसको नोट्स बनाइए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा ब्रिटिश काल में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? 1905 में, 1912 में, 1907 में, 1911 में। ठीक है, तो 1905 की अगर हम बात करें तो बंगाल विभाजन का समय है। ठीक है, किसका समय है? बंगाल विभाजन का समय है। बंगाल विभाजन का समय। 1907 कांग्रेस फूट का समय है। ठीक है, कांग्रेस विभाजन का समय यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, कांग्रेस विभाजन। ठीक है, और 19 बचा आपका 1912 और 1911। ठीक है, तो 1912 में देखेंगे कि दिल्ली राजधानी बन गई थी। हमने पिछले प्रश्न में ये बताया कि दिल्ली राजधानी इस समय बन गई। ठीक है, दिल्ली राजधानी बन गई थी। ठीक, इस तरह से आप लोग लिख दिए, नोट डाउन कर लीजिए कि 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई और 1911 में ही आप देखेंगे कि घोषणा किया गया था दिल्ली को राजधानी बनाने का। ठीक है, 1911 में किया गया। और इसमें एक कहानी है कि आप देखेंगे कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ तो रद्द कब हुआ? रद्द हुआ ये आपका 1911 में। 1911 में कब हुआ कि जब ब्रिटेन के राजा कौन है? जॉर्ज पंचम है और इनकी पत्नी। ठीक है, इनकी पत्नी मैरी। ठीक है, कहाँ आए थे? दिल्ली आए, दिल्ली आए तो इसको क्या बोला गया? दिल्ली दरबार बोला गया। ठीक है, दिल्ली दरबार लगाया गया कब? 1911 में। और यहीं पर बंगाल विभाजन रद्द हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन यहाँ पर हो गया रद्द। इनके आदेश पर बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और यहीं पर देखेंगे कि 1911 में ही इन्होंने ही दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा किया था। ठीक है, इन्होंने ही दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा किया। राजधानी बनाने की घोषणा किया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चले। आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई दिल्ली को कैसे और कब। और जब दिल्ली में हार्डिंग उस समय थे भारत के गवर्नर जनरल, तो जब दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग आए, उनके जो सभा हुआ दिल्ली में, वहाँ पर बम फेंक दिया गया उनके ऊपर, तो उसको दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली षड्यंत्र के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण षड्यंत्रों में से एक है दिल्ली षड्यंत्र। तो लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था दिल्ली में राज्यसभा करते समय, उसी को दिल्ली षड्यंत्र के बोला जाता है। ठीक है, तो वो हुआ था आपका 1912 ईस्वी में कि जब दिल्ली में वो सभा करने निकले। तो 1911 में घोषणा किया गया था, 1912 में दिल्ली राजधानी बनी और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1909 में पार्लियामेंट सुधार आया था। ठीक है, तो इतनी सारी घटनाएं हैं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कि वो सारी चीज़ें हम आपको एक बार पूरा 20वीं शताब्दी का एक सिनेरियो ही आपको दे देंगे कि 1900 से लेकर 1947 तक की घटनाओं को, एक एक वर्ष की हर एक घटना को हम आपको बता देंगे कि कौन सी चीज़ें कब हुई थी। तो वो आप लोग बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और टेलीग्राम चैनल जुड़कर अपने वहाँ पर सुझाव दीजिए, तो हम लोग मोटिवेट होकर वो सारी चीज़ें करेंगे। तो ये आप लोगों का आज का आखिरी प्रश्न था
कि ब्रिटिश काल में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी। ठीक है, तो आज की श्रृंखला यहीं पर ख़त्म होती है। तो आप लोग इस श्रृंखलाओं से नोट्स बनाते रहिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, क्योंकि नोट्स से विद्यार्थी जीवन के सफलता की पहली सीढ़ी होते हैं और नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आप जीएस की नोट्स बनाते रहिए, जो आप लोगों को प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आप लोग अपने माता पिता और घर वालों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और हम लोगों के चैनल को द एजुकेशन फैकल्टी को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी आप चीज़ें आप लोगों को लेकर आए। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद।